अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, हम पॉलिटिकल डिबेट करने से पहले गुल प्लाजा हादसे का जिक्र करेंगे, जहां पर हफ्ते की रात को लगने वाली आग पर बिलाखिर 36 घंटे बाद काबू पा लिया गया। जानी नुकसान की अगर बात करें तो अब तक इस अफसोसनाक वाक़े में एक फायर फाइटर समेत 24 अफराद जहाँ बाक हो चुके हैं। 70 से ज़ायद अफराद मिसिंग बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो अब भी जारी है, इसमें उन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि बिल्डिंग के मलबे से मजीद लाशें भी बरामद की जा सकती हैं। एम जिन्ना रोड पर वाक़ 3 फ्लोर्स और एक बेसमेंट पर मुश्तमिल गुल प्लाजा तकरीबन 1200 से ज़ायद छोटी बड़ी दुकानों पर मुश्तमिल था। वज़ीर आला सिंध ने कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें जहां उन्होंने गुल प्लाजा के मुतासरीन के मुआवजे की बात की, वहीं पर उन्होंने कुछ रवायती जुमले भी बोले कि इस अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी शुरू की जा रही है, कोताहियों पर एक्शन लिया जाएगा ताकि आइंदा इस नौइयत के वाक़यात ना हों। अब वज़ीर आला के जुमलों को रवायती क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कत्तन ये ऐसा पहला वाक़या नहीं था जिसके बाद हम तवक्को करें कि यह वाक़या सिंध हुकूमत या वहाँ पर मौजूद ज़िम्मेदारान को जिन जोड़ेगा। ये मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है कि सिर्फ साल 2025 में कराची में आतिश ज़दगी के 2500 से ज़ायद छोटे बड़े वाक़यात रिपोर्ट हुए। कुछ बड़े वाक़यात की अगर बात करें तो नवंबर 2023 में RJ शॉपिंग मॉल में आग लगी, जिसमें 11 कीमती जानों का नुकसान हुआ। 2023 में न्यू कराची की 2 फैक्ट्रीज़ में आग लगी, जिनमें 4 फायर फाइटर्स जाँ बाक हुए। इसी तरह 2021 में मैरान टाउन की एक फैक्ट्री में आग लगने से वहाँ काम करने वाले 16 वर्कर्स जाँ बाक हुए। दिसंबर 2016 में रेजेंट प्लाजा होटल में जो आग लगी, जिसमें हमने कई अफराद को खिड़कियों से छलांग लगाकर अपनी जान बचाते हुए देखा, इसमें 12 अफराद हलाक हुए थे। फिर 2022 का बल्दिया टाउन का वाक़या, जिसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड वाक़या करार दिया गया, इसमें 260 से ज़ायद मजदूर जलकर राख हो गए। इस वाक़े की तहकीकात के लिए जो JIT बनी, इसमें दीगर फाइंडिंग्स के साथ साथ ये भी बताया गया कि फायर ब्रिगेड के लिए जो कॉल की गई, इसके 1.5 घंटे बाद भी वो नहीं पहुँचे। अब इन तमाम वाक़यात को कंबाइन करें तो जो मेजर फ्लॉज दिखाई देंगे, इनमें इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद ना होना, फायर फाइटर्स या तो लेट थे या फिर पहुंच गए तो उनको आग लगने वाली जगह तक रसाई नहीं मिल रही थी, फायर अलार्म्स और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे, इमारतों में बिजली की वायरिंग में फॉल्ट थे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये चेक एंड बैलेंस किसकी जिम्मेदारी थी? हमें बिलावल भुट्टो जो ये बताते हैं कि इनके सूबे की किरदार कुशी की जाती है और इनकी सिंध हुकूमत का मुकाबला दीगर सूबों नहीं बल्कि दुनिया से है, तो इनको दीगर सूबों को छोड़कर नवंबर में हांगकांग में एक बिल्डिंग में लगने वाली आग को ज़रूर टेस्ट केस बनाना चाहिए। अव्वल तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हांगकांग में लगने वाली आग हिस्ट्री के बड़े वाक़यात में थी। ये 7-8 हाई राइजेस और 31 मंजिला अमारात में लगी थी। लेकिन इसके बाद जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी के अहदेदार गिरफ्तार हुए। बांस के स्कैफोल्डिंग, जिसको आग फैलने की एक मेजर रीज़न कंसीडर किया गया, इसको अब कंस्ट्रक्शन के अमल में बैन किया जा रहा है। हाई राइजेस इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू हो चुका है। फायर एग्जिट और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की अपग्रेडेशन की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हम ये सब बिलावल भुट्टो की सिंध गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर वो कम से कम कौम को ये ना बताएं कि इनकी हुकूमत की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। आगे चलें, सियासत पे बात करें तो बिलाखिर हुकूमत ने महमूद खान अचकज़ई साहब का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन पर यह डिबेट भी सुनी जा चुकी है कि इसमें नवाज शरीफ की इन्वॉल्वमेंट भी थी। लेकिन अब ये बात भी की जा रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत में कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि नेशनल असम्बली में तो इनकी क़यादत की वजह ही ये समझी जा रही है कि वो वहाँ पर अग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, जो इस वक्त PTI के दीगर लीडर नहीं कर सकते। तो इनके किसी मुमकिन कॉम्प्रोमाइज्ड रोल से PTI का क्या फ़ायदा होगा? इसके अलावा एक और रूमर वोटर की उम्र की तब्दीली के हवाले से सामने आया कि वोटर्स की उम्र 18 से 25 साल कर दी जाएगी। क्या इस पर हुकूमत कोई नई कानून साजी का सोच रही है? इस मौजू और दीगर तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत और मावन खसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब, PTI के रहनुमा और लीडर नईम हैदर पंजोता साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हम इससे पहले बात करेंगे गुल प्लाजा इंसिडेंट पर। अंजुमन ताजरान सिंध के सदर हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब। शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। ये जो अफसोसनाक वाक़या हमने देखा हफ्ते की रात को जो पेश आया है, इस पर शर्जील मेमन साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिस्पॉन्स टाइम 1.5 घंटे से भी ज़ायद हो। तो जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजरान हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है कि जो मदद थी या फिर जो फायर ब्रिगेड थी वो ताख़ीर से पहुंची, इससे चीज़ें एस्केलेट हुई हैं, या फिर रिस्पांस जो था वो लेट नहीं था, बहरहाल आग जो थी वो कंट्रोल से बाहर हो गई? आपका मौक़िफ़ क्या है इस पर? देखिए जी, ये बिल्कुल
हकीकत है कि गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लेट पहुंची और जो उनके पास आलात थे वो जदीद आलात नहीं हैं। अब देख लें 42 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अब तक रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हो सका। कराची जो एक इंटरनेशनल सिटी है और 3 करोड़ से ऊपर की शहर की आबादी है, ये एक इमारत है, इससे कई कई गुना बड़ी इमारतें कराची में मौजूद हैं। अल्लाह ना करे वहां ये हादसा आज हो जाता तो ये तो 15 दिन में भी वहां रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं कर पाते। यानी सिंध गवर्नमेंट का, यानी आप अंदाजा करें इस हादसे के बाद इनकी हकीकत खुल गई, इनके पास कोई जदीद ट्रेनिंग नहीं है। हमें अफसोस है जो लोग यहाँ शहीद हुए, और बिलखुसूस मैं फायर टेंडर की बात करना चाहता हूँ, फरहान की, वो भी शहीद हुआ, उनके फैमिली से हमारी दिली हमदर्दी है और ताजियत भी है। लेकिन उसके बाद जो गाड़ियां आई उनके अंदर पानी की शॉर्टेज थी। अब ये कभी बताते हैं ग्रीन लाइन का मसला था, रोड खराब था, आज 2 साल से वो रोड नहीं बन रहा। ये एक इमारत थी, इस इमारत के अंदर वहां से लोगों की जाने बराबर की मंजिल से रेम्पा प्लाजा से जाकर भी बचाई जा सकती थी। लोग अपने प्यारों को मैसेज कर रहे थे कि खुदारा हमें बचा ले, हमें माफ कर दे, हमारी मौत हमें करीब नजर आ रही है। लेकिन बेहिसी देखे हम अपनी आंखों से उन लोगों को मरता हुआ और जलता हुआ देख रहे थे। आज पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी सोग में डूबी हुई है और हुकूमत जो है वो सिर्फ एक बयानिया झूठा बना रही है और लोगों पर इल्जाम तराशी। जावेद साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दें कि वो कहते हैं कि जो ताजरान हैं इन्होंने भी काफ़ी वायलेशंस की हैं। 150 से 200 दुकानें इजाफी बना रखी थी, 6000 जो है तकरीबन पर शॉप आप वहां से मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे थे, लेकिन फिर भी आपके पास कोई फायर सेफ्टी का सिस्टम मौजूद नहीं था, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आयद होती है। देखिए जी, बात यह है कि इल्जाम किसी पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने मैं बयान कर देता हूं। सूरत हाल यह है कि वहां से जो 5000 रुपए भी फी दुकान पे जो लिए जाते हैं वो मेंटेनेंस के, जहां 8-8, 10-10 घंटे लाइट भी नहीं होती, क्या जनरेटर के पानी से चलते हैं? क्या वहां की मेंटेनेंस नहीं होती? वहां मस्जिदें हर फ्लोर के हिसाब से हर मामलात को एक दूसरे पे, अब ये एक बयानिया सिंध हुकूमत की तरफ से बनाया गया है कि ये तो मेंटेनेंस के नाम से 50-60 लाख रुपए पर मंथ ले रहे थे और वहां सेफ्टी उन्होंने इंतजाम ही नहीं किए फायर के। ये ऐसी झूठे बयानिया है। और मैं ये पूछता हूं कि पानी क्या हमने देना था? आप समंदर के किनारे खड़े होकर भी प्यासे हैं। ये कितनी बड़ी नाअहली है। ये खून किन के ऊपर जाएगा? ये किन के ऊपर इनको कानून के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए? ये इंक्वायरियां होंगी। आज देखे सीएम साहब ने ऐलान किया कि कमिश्नर कराची की सरबराही में हम इस इंक्वायरी को नहीं मानते। आप उन्हीं इदारों की इंक्वायरी कर रहे हैं जो आपके अंडर में आते हैं। आपने तो उन्हें बचा लेना है। आपने तो सीधा साधा एक फार्मूला किया, जब तक इसकी जुडिशरी इंक्वायरी नहीं होती हम इसको इंक्वायरी को नहीं मानेंगे। तो जो जावेद साहब जो कंस्ट्रक्शन में तोसी हुई है, अच्छा जो कंस्ट्रक्शन में तोसी हुई है उसका बताएं ना। 2003 में कहा जा रहा था 500 दुकानें थी, अब 1200 कर दी। बिल्कुल, वो मेरे पास पूरी फिगर मौजूद है कि हुई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की परमिशन से इसमें तोसी हुई है। क्या वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफिसों में बैठे हुए कागजों पे अप्रूवल दे देती है? क्या साइड विजिट नहीं करते? चले जी, हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि दुकानदारों ने वायलेशन की, दुकानें बढ़ा ली। क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अपनी आंखों पे पट्टियां बांध ली थी? क्या वो देखती नहीं है कि यहाँ हजारों लोग दिन भर में आते हैं, उनके लिए उनकी सेफ्टी का इंतजाम है या नहीं है? जब कोई एक हादसा होता है तो इनकी आंखें खुलती हैं और किसी दूसरे बड़े हादसे का ये इंतजार करते हैं। आज आप ये देखें, कराची जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला है बेयारो मददगार खड़ा हुआ है। मुझे बताएं हम किसका जाकर दरवाजा खटखटाएं, किससे जाकर अपील करें? जावेद साहब मुझे ये बताएं जो हुकूमत का भी रिस्पांस है वो ये है कि एक तो लवाहिकीन को फी फर्द जो है वो 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ है। दूसरा, शर्जील मेमन साहब भी ये कहते हैं, हुकूमत भी ये कहती है सिंध की कि हम इंक्वायरी करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल इंक्वायरी होगी, जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसको सजा देंगे, एक्शन लेंगे उस पर। आप मुतमईन हैं जो सिंध गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है फिलवक्त, और अगर कोई मुतालबा है आपका तो वो क्या है मजीद? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो इंक्वायरी जो हो रही है कमिश्नर साहब की सरबराही में, इस इंक्वायरी को एक ढोंग है, हम इसे नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते, वो जिन इदारों के सरबराह हैं उन्हीं से वो इंक्वायरी,
उन्होंने इससे पहले जितनी इंक्वायरियां हुई है इस मुल्क के पाकिस्तान में, तो अपनी सिफारिशात आप पेश कर देना कि कैसे होनी चाहिए, कौन करे। हमारी यह है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और इसके अंदर जो लोग मुलविस हैं उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाए। और जो आपने कहा कि 1 करोड़ रुपया फी खानदान को दिया जाएगा जिनके जो बंदे शहीद हो गए, ये देखिए पैसा किसी चीज का बदल, इंसानी जान का बदल नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें कंपनसेट किया जा रहा है, ये खुशाइन बात है, हम इसमें इनका। लेकिन आपने देखे उन्होंने यहां भी सियासत खेली है, जो जख्मी है उनके मुआवजे का ऐलान नहीं किया और जो दुकानदार जो मुतासिर हुए हैं उनका बाज़ाब्ता अभी कोई ऐलान उन्होंने नहीं किया। वो भी होना कितना किस तरीके से कंपलसेट करें। चले, पॉइंट आ गया जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासत की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 8 फरवरी की जो हड़ताल की कॉल है उस पर PTI कितनी सक्सेसफुल, कितनी कामयाब हो पाएगी, और दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने के ऊपर जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुज़ैफा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये अचकज़ई साहब का अपोजिशन लीडर बन जाना, इस पर ये रूमर कह लें या फिर ख़बर कह लें, डिस्कशन ये हो रही है कि ये नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से हुआ, ऐसा ही है? PMLN में कोई डिबेट हुई इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखता हूँ। एक तो बिल्कुल ये गलत बात है, ये एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद मुक्तदर हल्के या PMLN का एक गिरोह या एक ग्रुप या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे, और मियां नवाज शरीफ साहब की जो कन्वर्सेशन जो है वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो है बताई कि जी फ़ोन पे बात हुई और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, और उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस दिन ये नोटिफिकेशन हुआ उससे 3 दिन पहले होने वाली कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम कैबिनेट मेंबर्स को एतमाद में लिया था और बताया था कि ये हम करने जा रहे हैं, और इसकी ताख़ीर की वजूहात भी उन्होंने बताई थी कि स्पीकर ऑफिस का ख्याल ये था कि जो 74 या 75 लोग हैं वो आज़ाद हैं, क्योंकि PTI बतौर पार्लिमानी पार्टी तो असम्बली में मौजूद ही नहीं है। अदरवाइज होता ये है कि पार्लिमानी लीडर जो है वो अपने लेटर हेड के ऊपर लिखकर भेज देता है और पूरी पार्टी के MNAs बाउंड होते हैं उस फैसले को जो है कबूल करने के, उस पर अमल करने के। यहाँ पर हुआ ये कि 75 या 76 जो MNAs हैं, इंडिपेंडेंट MNAs ने लिख कर दिया कि अचकज़ई को हम जो है वो अपोजिशन लीडर बना रहे हैं, और कानून ये कहता है कि अपोजिशन की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो उसमें से अपोजिशन लीडर बनेगा। ये पहली दफा हुआ था कि एक सीट वाले को 75 आज़ाद अराकीन सपोर्ट कर रहे थे, जबकि हमारे पास कुछ इस तरह की जो है शवाहिद मौजूद थे। जिस तरीके से जो है जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो उस वक्त जो है कुछ लोगों ने हमें खुलकर वोट दिया था और कुछ लोग असेंबली के चौथे फ्लोर पर बैठे हुए थे, और इस तरीके से 27वीं आईनी तरमीम के टाइम 3 दर्जन से ज्यादा इनके MNAs ने हमसे राब्ता किया था। ये कोई ओपन सीक्रेट यानी ओपन सीक्रेट है, ये कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है, लेकिन हमने उन्हें कहा कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है। इसी तरीके से जब अचकज़ई को नॉमिनेट किया गया तो वो अराकीन असेंबली बाकायदा ये कहते हुए पाए गए, कुछ स्पीकर साहब को आकर मिले भी, कि अगर इन्होंने नॉमिनेट ही कर रहा था तो हम में से नॉमिनेट करें। जो बात बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि ये कद्दू पे या सीढ़ी के निशान पे या बॉल के निशान पे जो लोग जीते हैं, दरअसल ये PTI का मैंडेट है, और PTI ने अगर मैंडेट दिया है तो PTI का ही अपोजिशन लीडर होगा। अगर वजीर आजम PTI का होना चाहिए, अवाम के वोट की अगर आपने इज्जत करवानी है तो इस तरह अपोजिशन लीडर भी ज़ाहिर PTI से आएगा। तो इस नुक्ते के ऊपर स्पीकर ऑफिस का एतराज था कि एक एक बंदे की हम वेरिफिकेशन करेंगे। इन्होंने ज़ाहिर अपना इंटरनल पार्टी का जो रिफ्ट था जब उसे दूर कर लिया, और उन 75 लोगों ने हमें अंडरटेकिंग भी दे दी। स्पीकर ऑफिस मुतमईन हो गया और उनका नोटिफिकेशन हो गया। हाँ, ये जरूर है कि इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को एतमाद में भी लिया गया और एक एक लम्हे की उन्हें रिपोर्ट भी देते रहे। ज़ाहिर पार्टी के सदर हैं, उनसे मुशावरत के बाद कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगर आप ये कहें कि मियां साहब ने फोन किया और तब जाके नोटिफिकेशन हुआ, बिल्कुल गलत और एक लुग़ बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ज्वाइंट ज़ाहिर डिसीजन था जो हमारी ज़रा वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, स्पीकर साहब ने आईन और कानून के मतलब कंसेंसस था इसके ऊपर, आप ये कह रहे हैं। नईम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से या गवर्नमेंट के हवाले से PTI का स्टांस तो यही है कि वो बाइख्तियार लोग नहीं हैं, उनके पास हुकूमत जो है वो भी लेजिटिमेट नहीं है। लेकिन जब ये खबर हम सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का इसमें किरदार था, तो PTI फिर अचकज़ई साहब को रिकन्सिडर करेगी उनकी अप्रोच को। उन्होंने लाहौर में आकर ये भी कहा कि जाती उम्रा जो है वो मेरे घर की तरह है, और जो कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स की आप उम्मीद रख रहे थे अचकज़ई साहब से, आपको लगता है वो उस तरफ जा रहे हैं या मफाहमत की बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश से आपने मौका दिया जी। मुज़फ़्फ़र साहब, बात यह है कि ये तो सारी गुफ्तगू जो है ना वो एक क्या सराइयों के ऊपर है कि शायद उन्होंने फ़ोन किया है या इन्होंने कोई राब्ता किया है। देखें, किसी का कोई एहसान नहीं है इस नोटिफिकेशन को करना।
किसी ने कोई किसी के ऊपर जो है वो उस तरह से करके तो कोई तमगा नहीं मारा। बात यह है कि ये कायनी प्रोसेस था जिसको डिले किया गया, और जिन्होंने डिले किया उनसे सवाल करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों आपने रुकावट क्यों डाली। अपोजिशन लीडर उसी जमात का होता है जो ऐवान के अंदर हुकूमत के बाद सबसे बड़ी जमात होती है। तो हमने नामजद किया, इमरान खान साहब ने नामजद किया, इतराज़ लगाया जी इमरान खान की तरफ से नामजद है क्योंकि इमरान खान सजा याफ्ता हैं तो इसलिए नहीं हो सकता। आज फिर क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी चाहते थे कि मामलात पाकिस्तान के अंदर जैसे बाकी भी चल रहे हैं तो अपोजिशन लीडर वाला मामला भी लटक जाए। कभी कहा गया कि रियासत मुखालफ हैं जी, कभी कहा गया जी कि इनके एमएनए जो हैं वो नहीं मान रहे, इस वजह से हम नहीं कर रहे। तो मुल्क में जंगल का कानून रहा जाए, यहाँ पर ना किसी के बुनियादी हकूक हैं, ना किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ है, ना कोई गरीब के लिए कोई इंसाफ नापैद है। लोग दर बदर फिर रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ पाकिस्तान से हर साल 10 लाख बाहर बेरोजगारी के चक्कर में लोग जो है नौजवान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हैं। आप देख लें कराची के अंदर मामला हुआ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ, इनकी हुकूमत है, और ऐसे मामले के ऊपर बजाय ये कि कोई ऐसे इकदाम किए जाते, कोई इक्विपमेंट होता, कोई चीज़ें होती कि जो फौरी तौर पर ऐसी कार्रवाई होती जिससे ऐसे बड़े हादसे से बचा जा सकता। लोगों के मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन रहे, वो राब्ते में भी रहे फैमिलीज़ के साथ। लेकिन आप देखेंगे अभी भी यहाँ चल रही है कि हलाकतों की तादाद जो है वो 26 हो गई है, और इसी तरह ये बताया इतना जा रहा है, हालांकि होगी मेरा ख्याल में ज़्यादा। और ज़ख्मी कितने होंगे, कितने घर उजड़ गए, कितने की जो है वो झोली जो है वो कितनी हमारी बहनें जो हैं वो बेवा हो गई है, क्या क्या उसके अंदर नौजवान कितने हो गए होंगे। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर उसी की जिम्मेदारी आती है जिसकी हुकूमत होती है, जिसके जो वहाँ पर इक़्तिदार में होता है। KPK के अंदर कश्ती वाला वाक़या हुआ, उसके ऊपर ये कहा गया कि देखें जी इनकी गफलत है और वहाँ हुकूमत का ये मामला है। तो यहाँ अगर सिंध के अंदर ये मामला हुआ है तो यहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। और उस वक्त जब हम कह रहे थे कि ये नागानी आफत है जिसमें जो है वो अचानक से इस तरह का मामला है, उस वक्त कहा गया कि देखें जी ये किस तरह डिफेंड कर रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं, और ये सारा कसूर इनका किया कराया है। लेकिन यहाँ तो देखें पूरे शहर के अंदर आग लगी और इतने लम्हे जो है लोग चलाते रहे, बोलते रहे, उसके बाद भी 2 दिन इनके पास कोई इतना नहीं था कोई उसकी सदेबाब के ये फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल करके तो लोगों की जानों को बचाते। क्योंकि जब आपका फोकस ही हो कि प्रोजेक्ट होगा, कोई रोड होगा, उसमें से पैसे बनाने हैं, आपका फोकस ये होगा कि बस माल मंत्र बनाना है, लोग खड्डों में गिर के गटरों के अंदर गिर के जो है वो मर रहे हो बच्चे, और सड़कों, मैं तो खुद गया हूँ कराची के अंदर, जो वहाँ सूरत हाल है, इतने साल से ये इक़्तिदार के अंदर हैं, तो लोगों की कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह अगर पंजाब के अंदर भी जा लें, वहाँ सिर्फ आपको टिकटॉक मिलेगी, उसके अलावा प्रैक्टिकली कोई काम नहीं मिलेगा। और आपको साल बाद 2 साल बाद ऐसा एक इवेंट मिलेगा जिसमें अवाम को ये दिखाएंगे कि आपकी हैसियत ये है, और हम अरबों रुपए शादी के अंदर लगा रहे हैं, और जो है वो फिर आपको दिखा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। दोहरा म्यार जो है वो आपको पाकिस्तान का नजर आएगा, 2 कौमी नजरिया आपको नजर आएगा। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नाज़िर साहब इसको रिस्पॉन्ड ही कर दें इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पे जाऊं। 2 घंटे का रिस्पांस टाइम एलिजिडली बताया जा रहा है। गुल प्लाजा की जो बात हुई, और ये रिपीटेड वाक़यात हैं जो शहर कायद की 3 अहम शाहराएँ हैं, उसमें बताया गया कि 266 यानी कि 266 इमारतों में से सिर्फ 6 में फायर सेफ्टी सहूलत मौजूद है। तो किस पे जिम्मेदारी आती है? देखिए, जाहिर सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे द बक स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बिल्कुल भी ज़िम्मेदारी से गाफिल अपने आप को नहीं कर रही। बट ये है कि हमने बार बार हमने जितने भी ट्रेडर्स के एसोसिएशंस हैं, इनकी तंजीमें हैं, इनको हमने इंगेज किया, हमने इनको बताया है कि इनकी जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ये मंथली गुल प्लाजा में स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि 5,500 रुपये हर दुकान से मेंटेनेंस के मद में वसूल किया जाता था। बट जाहिर सी बात है, कुछ
जिम्मेदारी मैं नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की नहीं बनती, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ जिम्मेदारी जो है इस बिल्डिंग की इंतज़ामिया उसके ऊपर भी आयद होती है। उन्होंने प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं रखे थे, ना शॉपर्स के लिए ना शॉप ओनर्स के लिए, बल्कि यहाँ तक कि जो इनको इजाज़त दी गई थी वो कोई 1026 दुकानों की परमिशन दी गई थी, इन्होंने एडिशनल कोई 150 दुकानें अपनी मर्जी से वहाँ पे ऐड कर दिए थे। और ओवर क्राउडेड एक प्लाजा था पूरा कि जो 1980s में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी और बल्कि लेट 1990s में या अर्ली 2000s में इसके ऊपर मजीद एक फ्लोर ऐड किया गया था। उस वक्त तो ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा कि हम अपने आप को बरियोज़मा दिखाना चाह रहे हैं। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और एक ट्रांसपेरेंट और डीप इन्वेस्टिगेशन की हिदायत दे दी है चीफ मिनिस्टर साहब ने, कमिश्नर को जिम्मेदारी दी है और जब ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंशाल्लाह आएगी इसमें इस बात का तयन कर दिया जाएगा कि किसकी गफलत की वजह से ये इतना बड़ा सानिया पेश आया। एट द एंड ऑफ द डे हम सिंध गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो सिंध गवर्नमेंट में है या पीपल्स पार्टी में है, वो सब इन तमाम जो मुतासरीन हैं उनका दर्द में उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। इनको जो जाहिर सी बात है जो जाने गई हैं उसको तो हम कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, बट गवर्नमेंट हर हद तक जाएगी कि जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं मुतासरीन का उनको फराम करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे हम इस वक्त ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इशू के ऊपर जो कि एक बहुत दर्दनाक इशू है उसके ऊपर हर इस तरह के सानिया की तरह इस पे पॉलिटिक्स ना खेली जाए और मज़ीद इंतशार फैलाने की कोशिश ना की जाए। हम तो बहुत सब्र और तहम्मुल से हम एक इन्वेस्टिगेशन करें और फिलहाल तो रेस्क्यू एफर्ट्स ऑन गोइंग है। मतलब ये चीज़ हम इसको नहीं भूल सकते कि राइट नाउ दिस इज़ एन अंडर प्रोसेस रेस्क्यू ऑपरेशन और इस वक्त तो तमाम जो फोकस है गवर्नमेंट का वो यही है आपने कि कम से कम जानी नुकसान हो और कर लिया कि कोई डेलिबरेट या कोई तकरीबकारी का इसमें अमल नहीं था। देखिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आएगी तो इसको हर पहलू से देखा जाएगा। जो जाहिर सी बात है जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो फायर एक्सपर्ट्स हैं, वो स्टडी करेंगे कि किस वजह से ये जो आग है इसकी इब्तिदा कैसे हुई और किस वजह से फैली और बिल्डिंग की क्या बिल्डिंग ओनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने फायर एग्जिट्स या जो फायर फाइटिंग जो एक ऑब्वियसली जो बिल्डिंग की अपनी भी एक इंटरनल मैकेनिज्म भी होनी चाहिए जिसके तहत अगर इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या जो कि अब हो गया उसकी प्रिकॉशन के लिए उनको भी कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है। गवर्नमेंट हर जगह नहीं हो सकती। कराची इज़ अ मेगा सिटी, यहाँ पे लाखों की तादाद में बिल्डिंग्स हैं, प्लाजाज है। अब हर जगह तो चीफ मिनिस्टर या मेयर मौजूद नहीं हो सकता ना, मगर कुछ जिम्मेदारी जाहिर सी बात है जो शॉप ओनर्स थे, जो बिल्डिंग की इंतज़ामिया थी, जो मैंने ऑलरेडी अर्ज़ किया कि मंथली अगर आप 5,500 रुपये मेंटेनेंस के पैसे ले सकते हैं टाइम पे जाके तो कम से कम एक बेसिक फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ आप लोग खुद भी दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमने और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, एज सुन एज द रिपोर्ट्स केम इन के फायर वहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आर फायर रेस्क्यू टीम्स वर ऑन द स्पॉट और हम तब से अपने हमारे एक फायर फाइटर इस पे जो आपने फायर सेफ्टी ऑडिट किया था ना 2 साल पहले, उसके रिजल्ट्स जो थे अनफॉर्चुनेटली उस पर एक्शन नहीं हुआ कहा यह जा रहा है, इसीलिए इतनी एस्केलेट कर गई ये चीज़। मूविंग फॉरवर्ड हुज़ैफा साहब, कमिंग टू द पॉलिटिकल सिनेरियो, 8 फरवरी की जो कॉल पीटीआई ने दी है, राजा नासिर साहब ने कोट अन कोट कहा है कि दुकानें तमाम मुल्क की बंद कर दी जाएं, कारोबार ना किया जाए, उस दिन एहतजाज होगा मुल्क गिर। पंजाब गवर्नमेंट ने इसी तारीख को बसंत का ऐलान कर दिया है, तो करेंगे क्या अगर शटर डाउन हड़ताल जो है वो पीटीआई सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करवा देती है कंट्री वाइड? जी बहुत शुक्रिया जी। 2 बातें होती हैं, एक तो हुकूमतें ना एहतजाज और शटर डाउन कॉल्स को रोक सकती हैं और ना अपोजिशन डंडे के जोर पर इस तरह के एहतजाज करा सकती है। तो आवाम की अपनी जो है विल होती है कि आवाम किसी नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हो और पुरअमन एहतजाज करे, शटर डाउन कॉल करे। जाहिर है अगर तहरीक इंसाफ से लोग मोहब्बत करते हैं या उनकी फॉलोइंग जेन्युइनली स्ट्रीट पावर मौजूद है, अगर लोग अपनी दुकान बंद करना चाहेंगे, अपने कारोबार को बंद करेंगे, तो कोई हुकूमत का बंदा खुलवा नहीं सकता। और अगर कोई बंदा खोलेगा अपनी दुकान तो मेरे ख्याल से कोई बंदा उसको बंद करवाने की जरूरत नहीं कर सकता। ये तो जाहिर है 8 फरवरी को तय होगा और जाहिर है हुकूमत ने बसंत का ऐलान किया है, बसंत जरूर मनाई जाएगी। लेकिन इस तरह कहना कि लोगों को थ्रेटनिंग अंदाज में बात करनी वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगी दोनों के लिए, ना हुकूमत के लिए ना अपोजिशन के लिए। ये जाहिर है हमारी कोशिश थी कि 8 फरवरी से पहले बातचीत का आगाज हो, अपोजिशन लीडर की तैनाती हो गई जो कि जाहिर है एक आईनी प्रोसीजर था।
और उसके बाद अगर हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, वो कमेटी मौर्ज वजूद में आ जाती है, अगर अपोजिशन बातचीत करेगी तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अपोजिशन ने पहले भी इस तरह के एहतजाजी कॉल्स दी हैं, शटडाउन हड़ताल तो पहले नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर 26 नवंबर 2024 का जो रैली थी, एहतजाजी धरना था, या जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ, उससे पहले बानी जब गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उन्होंने भी 2-3 लॉन्ग मार्च किए। तो मकसद कहने का ये है कि अल्टीमेटली तो फिर हमने मेज पर ही बैठना है। अभी तहरीक इंसाफ की मर्जी है कि वो 8 फरवरी को अपने जो है मसल्स चेक कर ले कि वाकई में उनकी स्ट्रीट पावर अभी मौजूद है या नहीं, या जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 के बाद मुसलसल उनके वोट बैंक में तनज़ली आई है। जो भी आपने 13 सीटों पर देखा, जिस सीट पर इन्होंने कॉन्टेस्ट किया, लाहौर की अहम तरीन सीट, वहां पर ये क्लेम करते हैं कि हमारे 8 फरवरी 2024 को 1.5 लाख वोट थे, लेकिन इस मरतबा 27,000 वोट पड़े। और इन्होंने एक भी कोई कंप्लेन ऐसी नहीं की जिसमें इन्होंने कहा हो कि हमारे वोट निकाल कर बाहर फेंक दिए गए। ये कंप्लेन तो इन्होंने जरूर की कि नून लीग के उम्मीदवार की लीड बढ़ाई गई या नून लीग के उम्मीदवार के हक में वोट डाले गए। ये कहीं कंप्लेन नहीं है कि हमारे 78,000 वोट जो 27,000 किया गया। तो इसका मतलब ये कि आपके लिए अगर वोटर नहीं निकल रहा तो स्ट्रीट पावर के लिए तो ज़ाहिर है आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, मुझे ये बताएं, मुश्किल सूरत हाल होगी। और मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक आखिरी बात में, और मैं ये समझ रहा हूँ, ये एक बीइंग डेविल्स एडवोकेट बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि सियासी कुव्वतें मजबूत हों, और सियासी कुव्वतें सियासी फैसलों से ही मजबूत होती हैं। अगर 8 फरवरी को इनकी ये कॉल भी नाकाम होती है तो हम मेज पे तो फिर भी बैठेंगे, लेकिन ये अपनी पोजीशन बहुत कमजोर कर चुके हैं। तो बेहतर ये है मुझे ये बताएं, चीजों को आगे बढ़ाएं। मुझे ये बताएं, ये इख्तियार वली साहब ने भी बात की कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह के जो लोग हैं, अगर पीटीआई उनकी बात सुने तो उनसे हम बात कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो सॉफ्ट और सीनियर रहनुमाएं पीटीआई के, उनसे हम बात करेंगे। तो ये शाह महमूद साहब पे इतना ट्रस्ट होना, इससे तो पीटीआई वाले वैसे ही उनसे मुतनफ़र हो जाएंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उनको ट्रस्ट कर रही है तो फिर आपको पता है कि जब जिस पर आप एतमाद का इजहार करते हैं उस पर वो एतमाद नहीं करते। तो शाह महमूद साहब को से इतनी उम्मीद क्यों लग रही है? दो बातें अर्ज करूं। इख्तियार वली साहब का एक तो मैंने इंटरव्यू सुना नहीं, ना देखा। आपकी जो गुफ्तगू है उस पर मैं इत्तफा करते हुए, पहली बात तो ये है कि हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम पिक एंड चूज करें कि फलां बंदा आएगा तो हम बात करेंगे। ये जरूर हमें कहना चाहिए, जो मैं कहता भी रहता हूँ, कि तहरीक इंसाफ की ही टॉप लीडरशिप जो मौजूद है जेलों से बाहर है, अगर एचएक्सई साहब के साथ साथ वो लोग भी बैठे हों मेज पर, तो कम से कम पीटीआई एक तो ऑनरशिप ले सकेगी उस मुज़ाकरात की, और जो फैसले होंगे उस फैसले पे कारबंद रहेगी। शाह महमूद साहब का नाम शायद उन्होंने इसलिए ले दिया होगा कि शाह महमूद अभी तक किसी केस में कन्विक्टेड नहीं है, और ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी जो है वो जेल से बाहर भी बेल पर आ सकते हैं जब वो सजा याफ्ता कैदी ना हुए, और मोस्ट सीनियर आदमी है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है नहीं, शाह महमूद कुरैशी ना हो, कोई और बंदा हो, बैरिस्टर गोहर हैं, नस्मान राम तो खैर अभी आए हैं, बाकी और सीनियर असद कैसर हैं, या इस तरह के जो सीनियर इनके लोग इनके साथ खड़े रहे हॉट एंड कोल्ड में, उन्हें नॉमिनेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें एतराज होना भी नहीं चाहिए, ना हम एतराज करेंगे। और मेरे ख्याल से बनता भी नहीं है हमारा कि हम पीटीआई को ये कहें कि नहीं आप फलां को नॉमिनेट करें, हम उससे बात करेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि पीटीआई की मोस्ट सीनियर लीडरशिप जिनके पास बात करने का मैंडेट हो, और वो कम से कम धीमी बात करना जानते हो, और इस दश्त की खाक छानते हुए अरसा हो चुका हो, नर्म और गर्म वक्त उन्होंने देखा हुआ हो, जज्बाती बात ना हो कि जरा जो जज्बाती खून होता है, जज्बाती बात कर जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं होता। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नईम साहब, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई शक की निगाह से देखती है शाह महमूद साहब को। आप बेशक ना कन्फेस करें, लेकिन सोशल मीडिया ये बात करता चला आ रहा है। एक इसका जवाब दे दीजिए कि अगर इस तरह की कोई शख्सियात आइडेंटिफाई की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, तो 8 फरवरी का इंतज़ार क्यों करना? 26 नवंबर को भी पीटीआई ने कहा कि हम अपना मसल दिखाएंगे, मुज़ाकरात उससे पहले डिनाई कर दिए, उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने है। दोबारा से वही गलती रिपीट करेंगे। और दूसरा ये कि ये ऑब्सेशन क्यों है कारोबार बंद करवाने का? एहतजाज दुनिया भर में होते हैं, लेकिन बिजनेस को तो कोई नहीं रोकता, उससे तो नेशनल इकॉनमी डैमेज करेंगे आप। नहीं, देखें, नेशनल इकॉनमी जो है डैमेज हो रही है जब आप चोर लुटेरे मुसल्लत करेंगे मुल्क के ऊपर। इस वक्त आप देखें तो 75,000 प्लस जो है पाकिस्तान का कर्जा जो है वो हो चुका है, और पाकिस्तान में बेरोज़गारी की सतह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 50% से लोग ज़्यादा जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। बच्चे स्कूल से करोड़ों की तादाद के अंदर वो बाहर हैं। इसी तरह तमाम आप सेक्टर्स देखें, किसान हो, मजदूर हो, ताजर हो,
फैक्ट्रियाँ लोग बंद कर रहे हैं। तो मुल्क का नुकसान तो जब आपके हुक्मरान ठीक नहीं होते, जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तब होता है। देखिए, हम चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत हो, और जो गैर जमहूरी तरीके से इन्होंने कब्जा किया है उस कब्जे से जान छुड़वानी है। 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को, और वो आपने पूरी दुनिया ने देखा। पतन की रिपोर्ट हो, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान हो, पीपल्स पार्टी के बयान लोगों के उठा के देख लें, जो कहते हैं कि कोई हमें 5 हल्के बता दें जहां से आप जीते हैं। तो उस दिन अवाम का मैंडेट लूटा गया। उस दिन एहतजाज ना करना, शटर डाउन पे ये जाम हड़ताल ना कर, देखिए एक पुरअमन एहतजाज है ना, आप सड़क पर खड़े होकर कर सकते हैं, आप दुकानें बंद करके कर सकते हैं, आप गाड़ियां बंद करके कर सकते हैं, जिसमें हम ये वाज़ेह तौर पर लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से एहतजाज करें। क्योंकि जो डी चौक वाला मामला है या जो लॉन्ग मार्च वाला मामला है, उसमें आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरह गोलियां चलाई गई, रियासती जबर किया गया, और हमेशा ही किया जाता है। आज हम खुद फिर मुख्तलिफ मुकदमात में मेरे ऊपर भी दर्ज थे और दीगर रहनुमाओं के ऊपर, खान साहब समेत मुख्तलिफ मुकदमात आज भी लगे थे, हम पेश हुए हैं। तो ये मुकदमात इन्हीं एहतजाजों की वजह से हुए कि हमने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया और आवाज़ बुलंद की कि लोगों का मैंडेट क्यों चोरी किया गया है, जमहूरियत होनी चाहिए। तो उसके लिए जब गोलियां चलाई जाएंगी तो जाहिर बात है एहतजाज के मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। तो हमने ऑप्शन ये दिया कि लोग जब निकलते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, डी चौक की तरफ आते हैं, तो लिहाजा अपने अपने शहरों के अंदर, अपने अपने देहातों के अंदर, कस्बों के अंदर, हर जगह के ऊपर आप एहतजाज पुरअमन तरीके से अपना जो भी कारोबार है, जो भी रक्षा है, जो भी गाड़ी है, उसको रोक के रिकॉर्ड कराएं कि पाकिस्तान की आवाम के वोट के ऊपर, उसके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। तो ये कोई जुर्म नहीं है। दूसरी बात हुज़ैफा साहब ने की कि जबर के ऊपर दुकानें बंद नहीं होती। बिल्कुल जी, हम तो जबर के ऊपर नहीं करेंगे, दुकानें ना बंद करवाएंगे ना, हम जबर पहले हमने किया है, ना ही कोई ऐसी सोच रखते हैं, ना ही ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इक़्तिदार नहीं है ना, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान के अंदर हो या वफाक के अंदर हो। लेकिन आप पे जिम्मेदारी ये जरूर आयद होती है कि आप लोगों को मजबूर ना करें कि वो दुकानें खोल के रखें, वो रखे मोटरसाइकिल या बाकी चीज़ें या ट्रांसपोर्ट जो है अड्डों के ऊपर जा करके अगर आपने एहतजाज किया, आपने ट्रांसपोर्ट बंद की या आपने अपनी दुकान बंद की, तो आपके ऊपर फाइन होगा या आपकी दुकान को फिर सील कर दिया जाएगा। आप सर मुझे ठीक है ये आपका पॉइंट आगे मुझे ये बताएं, और लोगों के घरों में छापे भी ना मारिएगा, फिर पता भी चल जाएगा कि लोग हमारे साथ हैं या नहीं है। नईम साहब मुझे ये बताएं, शाह महमूद साहब के हवाले से कमेंट कर दें। शाह महमूद साहब पे ट्रस्ट है खान साहब को? देखें, शाह साहब बिल्कुल जी, खान साहब के ऊपर ट्रस्ट है, शाह महमूद साहब पे ट्रस्ट है। जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ लीडरशिप या वर्कर्स हमारे, हमें एक दूसरे पे बिल्कुल एतमाद है। और उन्होंने भी इमरान खान साहब की बात को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा है कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं, अल्लामा राजा नासिर हैं, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को खान साहब ने जो मैंडेट दिया है मुज़ाकरात का, ये तहरीक का, तो मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। तो उस बयान के बाद तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई ना कि हमें वो पसंद है, ये पसंद नहीं है। जिसके पास मैंडेट है आप कर लीजिए, गुफ्तगू आगे बढ़ा लीजिए। लेकिन ये सिर्फ 8 फरवरी की कॉल को सबोटाज करने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं कि हम तो देखें जी मुज़ाकरात चाहते थे और ये चाहते थे। 2.5 साल हो गए, इक़्तिदार आपके पास है, अगर आपने कुछ करना होता तो आज तक कर लेते। एक जगह पे हमें रिलैक्सेशन नहीं है हमारे ऊपर। जब कल मुलाकात का दिन है ना, कल ये नहीं कहिएगा कि ना वाटर कैनन लेकर जाए, ना रास्ते रोके इमरान खान की मुलाकात, कोई ऐसा माहौल तो नजर आया ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। चले नादिर साहब, मुझे ये बताएं, इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि वो हुक्मरान जमात से अपने आप को सेपरेट आइडेंटिफाई करवाए, एक बयानिया लेके जाए इलेक्शन में। तो मूविंग फॉरवर्ड अब कहा जा रहा है कि कोई नई कानून साजी भी एलिजिडली आ रही है जिसमें वोटर की उम्र बढ़ा दी जाएगी, 18 से 25 साल कर दी जाएगी। 27वीं तरमीम पर भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद होती है। तो ये कंफर्टेबल अलायंस है इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के लिए, या आपको लगता है कि जो डिफरेंसेस हैं आपके वो अब वाज़े हो जाएंगे? देखिए, डिफरेंसेस तो हमारे ऑब्वियसली एजेंडा बाय एजेंडा ऑलरेडी वाजे हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर इसी टाइम पे कैनाल का एक इशू राइज किया गया था, उस पर पीपल्स पार्टी ने अपना एक वाजे प्रिंसिपल स्टांस लिया और उस इशू को रुकवाया। वरना तो गवर्नमेंट तो फुल मूड में थी कि इंडस रिवर पे मज़ीद कैनाल्स बनाने के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आए हैं पिछले 2 सालों में जिस पे पीपल्स पार्टी ने अपना स्टांस वाजे किया है। और स्पेशली जो NFC के रिलेटेड बातें थी, 27वीं आईनी अमेंडमेंट में भी, या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के रिलेटेड जो बातें थी उस पर भी हमने ये चीज़ वाजे कर दी थी कि वी विल नॉट डिस्कस these issues and we will not let them come in the 27th amendment। और अभी भी लास्ट वीक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बातें की उसमें ये चीज़ वाज़े थी
कि वी आर इन फेवर ऑफ मज़ीद डेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ जो टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मज़ीद हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो हमारा मैनिफेस्टो अलग है, हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अगले इलेक्शन में जाएंगे। और जो गवर्नमेंट की जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है, देखें जाहिर सी बात है, एक पाकिस्तान के अंदर हमने पार्लिमानी सिस्टम को चलाना है, जमहूरियत को चलानी है, और पार्लिमानी सिस्टम के अंदर वी हैव टू पिक अ साइड एंड डिसाइड कि हमने किसको सपोर्ट करना है। नादिर साहब, हमें समझ में आ रहा था क्लियर अबाउट इट, अगर वाकई ये 18 से 25 साल उम्र हो जाती है वोटर की, दूसरा लोकल बॉडीज़ का जो एक्ट है वो MQM पास करवा लेती है, तीसरा सूबे नए बनाने के हवाले से डिबेट चल पड़ती है, NFC के हवाले से डिबेट दोबारा री इन्विगरेट होती है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी इन तमाम मसाइल में? देखिए, ये जाहिर सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे द पार्टी हैज़ टू सिट एंड डिसाइड, एंड ये सारे डिसीजंस बिलावल साहब या जरदारी आसिफ जरदारी साहब अकेले नहीं लेते, ये CEC में रखी जाती हैं और तभी डिसाइड होती हैं। बट मैं अपना ओपिनियन आपको दे सकता हूँ, बीइंग पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी एंड द स्पोक्स पर्सन फॉर द सिंध गवर्नमेंट, माई पर्सनल ओपिनियन इज़ कि देयर इज़ नो वे पीपल्स पार्टी विल एक्सेप्ट एनी मोर प्रोविंसेस बीइंग मेड इन सिंध। अच्छा, ठीक है, जहाँ तक साउथ पंजाब की बात है, ये तो हमने बार बार हमने ये चीज़ कहा है कि जो साउथ पंजाब है, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, बिकॉज पूरे सूबे की जो कंट्रोल है वो लाहौर में होती है, और साउथ पंजाब कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पंजाब बहुत बैकवर्ड है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पीपल। तो फाइनल डिसीजन अगेन पार्टी की 18 से 25 साल की, आई डोंट थिंक People's Party will support it, because again बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब is a leader and voice for the youth, और वो तो बार बार ये बातें करते हैं कि 65% आबादी हमारी जो है वो बिलो द एज ऑफ 35 है। तो यूथ की तो एम्पावरमेंट की बात करते हैं बिलावल साहब, और यूथ को मजीद पॉलिटिकली इंगेज करने की बात करते हैं। तो आई डोंट थिंक वो इतना एक ऐसा फैसला लेंगे जिसमें यूथ को हम एलिनेट करें प्रोसेस से। ठीक है, वोटर की एज वाला इशू हो या सिंध में नए प्रोविंशियल यूनिट्स का, पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी एज पर यू। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। हुज़ैफा रहमान साहब, नईम हैदर साहब, नादिर गबोल साहब मौजूद। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।